नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में। मैं हूं पीसी पंत। दोस्तों, हमने ऑनलाइन क्लास में शब्द भेद के बारे में पढ़ा था। शब्द भेद के बारे में जब हमने पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो इनके बारे में हमने अध्ययन किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, यानी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में ये रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज की ये क्लास के साथ ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है दोस्तों, उसमें पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? शब्द होता है 3 प्रकार का: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ऐसा ही दोस्तों आप कहीं कहीं बुकों में संज्ञा में भी देखते हो, है ना। लेकिन दोस्तों वो क्योंकि वो एक शब्द से ही बना होता है, इसलिए ऐसा वहाँ लिखा होता है। ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर जो शब्द है उसके 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। क्या होता है रूढ़ शब्द, बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिए। रूढ़ कहते हैं ना कि वो बहुत ही रूढ़ है, वो मानता नहीं, यानी ऐसा शब्द जो टूटता नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं जिस शब्द का विच्छेद नहीं किया जा सकता है। जैसे पानी एक शब्द है तो पा धन नी नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी यह शब्द क्या है कि 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर के नहीं बना है। वर्णों से मिलके तो बना है, लेकिन 2 अलग अलग शब्दों से मिलके नहीं बना है। तो वो होता है रूढ़ शब्द, यानी वो चेंज नहीं होता, जैसे फॉर्म में है वैसे ही रहता है और उसका जो है 2 अलग अलग खंड नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यौगिक शब्द की, तो जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, जरूरी नहीं है कि संधि बने। विद्यासागर, विद्याधन सागर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी उसका विच्छेद हो जाए तो वो होता है यौगिक शब्द। मतलब यौगिक का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग भागों से, अलग अलग शब्दों से मिलकर के वह बना हुआ है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों? योग भी है, रूढ़ भी है, यानी योगरूढ़ शब्द में 2 अलग अलग शब्दों का मेल भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरा ऐसा अर्थ निकल जाएगा जो कि क्या होगा? रूढ़ होगा, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम बात करें लंबोदर की, तो लंबोदर में क्या होगा? लंबा धन उदर, तो लंबा और उदर 2 अलग अलग शब्दों से मिलके बना है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर कौन होते हैं? गणेश। तो अब जब गणेश शब्द को मैं देखूं तो गण धन एश, इसका विच्छेद नहीं हो सकता है। भले ही ये यौगिक शब्द था, लेकिन यौगिक शब्द के बाद भी जैसे बहुब्रीहि समास होता है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा अर्थ आ गया कि जिसका विच्छेद नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। अब मैंने यहाँ पर रूढ़ शब्द के बारे में आपके लिए लिखा है दोस्तों। रूढ़ शब्द का एक और नाम है दोस्तों मौलिक शब्द। मौलिक मतलब वो फंडामेंटल बना हुआ है, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके। मतलब आप अगर खंड करोगे तो सार्थक, जैसे दोस्तों देखिए पानी, तो पा धन नी नहीं हो सकता है, सार्थक अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। सार्थक खंड न हो सकें या अन्य शब्दों के मेल से न बने, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, पानी, तो घो धन ड़ा अगर आप करोगे तो वो सार्थक अर्थ नहीं होगा। यानी जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें या अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका एक और नाम भी है मौलिक शब्द, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यौगिक शब्द की। तो अभी मैंने बताया था 2 अलग अलग शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे विद्या और आलय। महाधन ईश, नॉर्मली संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद नहीं भी होगा तो भी वो होगा। जैसे राजपुत्र में संधि विच्छेद नहीं होता, लेकिन राजा का पुत्र यानी राजधन पुत्र, है ना। रसोई घर, रसोई धन घर, लेकिन 2 अलग अलग वास्तव में सार्थक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। रसोई और घर अलग अलग है ना, भले ही संधि विच्छेद ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये था यौगिक शब्द। योगरूढ़ बहुत सरल है, जैसे लंबोदर मैंने आपको बताया, यानी योग तो होगा, 2 अलग अलग शब्दों का योग तो होगा, लेकिन तीसरा शब्द रूढ़ शब्द बन जाएगा, ठीक है। लंबोदर, दशरथ, लाल फीता शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल फीता शाही। लाल फीता शाही किसके लिए प्रयोग होता है? पुलिस के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जलज, जलज में से जल में पैदा हुआ, जल में रहने वाला, वो कौन है?
कमल, ठीक है, तीसरा अर्थ हुआ। जैसे हम बात करें अगर पीताम्बर की, तो वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है, बहुब्री समाज की तरह बिल्कुल सेम होता है। तो ये था दोस्तों रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आगे बात करते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है। तो दोस्तों रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वह होता है, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब दोस्तों मैं नहीं समझता कि इसको दोबारा यहाँ पर लिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको संज्ञा से अव्यय तक में जब पढ़ाया था तो वहाँ विकारी और अविकारी बताया है, लेकिन फिर भी बता दूँ, विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसको अगर नहीं पता, अभी वहाँ की क्लास नहीं देख रखी है, मैंने बाकायदा लिखा है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं कि जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। मतलब वो वर्ड या तो लिंग के अनुसार या कारक के अनुसार, वचन के अनुसार चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वो होते हैं जो कि नहीं बदलते हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार, लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। और अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है और पहले भी आपको बता दिया है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाए हैं। अविकारी शब्द में क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे लड़का है तो लड़का का लड़की, लड़के, लड़कपन ऐसे बन जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जितने भी शब्द होते हैं सब विकारी शब्द होते हैं। जैसे मैं कहूँ राम, तो इसका कुछ नहीं तो कारक बन सकता है, ठीक है, राम खाना खा रहा है, ठीक, तो ये क्या है, विकारी शब्द है। अगर मैं कहूँ वह का बहुवचन क्या हो जाएगा, वे, तो बन जाएगा ना। तो लिंग, वचन या कारक के अनुसार जो बदल जाते हैं विकारी शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या होते हैं, विकारी शब्द। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रायः संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं या अविकारी, तो आप बोलेंगे विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द इसे अव्यय भी कहते हैं, जैसे आज, कल, कब, इधर, ओह, परंतु, किंतु, मतलब ये शब्द क्या हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण अगर हम देखें दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। एक होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा होता है समानार्थी शब्द, चौथा होता है विपरीतार्थी शब्द। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये तो पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे है विपरीतार्थी शब्द, यानी जिसका विपरीत अर्थ होता है। यानी मैं कहूँ आकाश तो आप कहेंगे पाताल, ठीक है, मैं कहूँ दिन तो आप कहेंगे रात, तो विपरीत अर्थ सिंपल हो गया, ठीक है। समानार्थी शब्द दोस्तों, समानार्थी को ही पर्यायवाची कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, कई बच्चे समझते हैं अनेकार्थी को भी पर्यायवाची कहते हैं, नहीं, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो समानार्थी पर्यायवाची भी समझ गए, अब पहले इसको समझो। एकार्थी शब्द है, एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा जाना, तो जाना का मतलब एक ही तो हुआ, जाना, ठीक है। अच्छा, जैसे ऐसे समझो गंगा, अब गंगा का जो है क्या है कि एक ही अर्थ है, भले ही गंगा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ दिल्ली, तो दिल्ली मतलब दिल्ली है, ठीक है। तो ये एक अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं। अब अनेकार्थी में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कर, अब कर मीन्स क्या होता है, हाथ भी होता है, कर मीन्स टैक्स भी होता है। अब मैं कहूँ हार, हार मीन्स जीत हार वाला हार भी होता है, हार मीन्स गले में पहनाने वाली हार भी होता है। कनक, कनक मीन्स सोना भी होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है। अर्थ, अर्थ मीन्स होता है, एक तो मीनिंग होता है अर्थ मीन्स, और एक अर्थ का मतलब होता है पैसा, जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो एकार्थी अनेकार्थी आप आसानी से समझ गए, लेकिन दोस्तों कभी भी पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ सकता है, प्रायः पर्यायवाची शब्द होते हैं, एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, समानार्थी होते हैं या विपरीतार्थी होते हैं, आप बेवकूफ़ बन जाओगे। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ध्यान देने की बात है। क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द, ठीक है। चलिए, और तो पर्यायवाची आप जानते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हवा का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे वायु, पवन, है ना। तो इस प्रकार मैं कहूँ पानी का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे भाई जल, नीर,
तो इस प्रकार से जो पानी के पर्यायवाची यानी वो क्या है, समानार्थी हैं, यानी पानी के समान जिनका अर्थ है। अनेकार्थी और समानार्थी में यही अंतर है। अनेकार्थी में शब्द एक ही होगा, उसके अनेक अर्थ होंगे, लेकिन समानार्थी में क्या होता है, उसके समान अर्थ जिसका। विपरीतार्थी तो आप जानते हैं, विलोम। तो दोस्तों ये चैप्टर हो गया पूरा। तो आपको क्या करना है कि शब्द भेद वाले चैप्टर में MCQ लगाइएगा अपनी बुक से। जितना अभ्यास करेंगे उतना समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल एक अलग चैप्टर को लेकर के आपके बीच में आऊँगा, वाक्य भेद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।